वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज, जिसमें मैं आपको चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग को एक्सप्लेन कर रही हूं। आज ये इसका पार्ट 1 है। इसके 3 पार्ट में बनाकर लेकर आऊंगी, जिसमें इस पूरे चैप्टर को कवर करवा दूंगी। यहां पर हम हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, क्योंकि क्लास 12 में केस स्टडीज के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप उन केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हर कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। न्यू सेशन का जो सिलेबस है, यदि आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आज मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। वैसे मैंने बिजनेस स्टडीज का अलग से भी सिलेबस बनाया हुआ है, पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हम 3 पार्ट कैसे कवर करेंगे। तो सिलेबस देखिए, तो देखिए ये सिलेबस है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अभी तक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 तक की पूरी टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर 5 है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग से और प्लानिंग से टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 7-7.5 मार्क्स के एक चैप्टर से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है, इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं? ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में आज हम कवर करने वाले हैं कितने टॉपिक। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो आज पार्ट 1 पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंस और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ये सब हम पार्ट 1 में पढ़ने वाले हैं, जो आज का पार्ट होगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें मैं क्या बताऊंगी आपको? स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है ना। इसके सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम। और जो इसका पार्ट 3 है, इसमें हम डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे पार्ट 3 में। और फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर्स कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 के साथ। चलिए ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी काम को पहचानते हैं और साथ ही साथ उस काम को करने के लिए उसको छोटे छोटे भाग में उसकी ग्रुपिंग कर देते हैं, ताकि वो काम अच्छे से परफॉर्म हो सके। नेक्स्ट क्या करते हैं? डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है वो लोगों को डेलीगेट करते हैं कि भैया तुम एम्प्लॉय हो इस ऑर्गेनाइजेशन के, तुमको ये काम करना है, ये तुम्हारी अथॉरिटी है और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें ये करते हैं। इसके बाद इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप, किसमें? पीपल में और वर्क में, ठीक है ना। जो काम है और जो काम करने वाले लोग हैं उनके बीच प्रॉपर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि वो इफेक्टिवली मतलब अच्छे तरीके से काम कर सके, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि वो साथ में मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो ऑर्गेनाइजिंग का मेन काम क्या है? कि काम की ग्रुपिंग करना, उसके बाद उन्हें डेलीगेट करना, किसको? एम्प्लॉयज को, फिर उनके बीच रिलेशनशिप बनाना, और उसके बाद उनको इस तरीके से प्रिपेयर करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करे। तो ये ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है। क्लियर? तो अब हम इसमें आगे क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसकी प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए इसकी प्रोसेस देखो। सबसे पहली प्रोसेस क्या कह रही है? ध्यान से समझिएगा प्रोसेस को। सबसे पहली प्रोसेस ये कह रही है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग the work has to be done to accordance to the previous determined plan। देखो, हमने प्लानिंग करी, सबसे पहली स्टेप तो यही होती है ना मैनेजमेंट की, हम प्लानिंग करते हैं। हमने प्लानिंग करी, प्लानिंग करने के बाद हमें अब उस काम को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह से काम किया जाएगा, जो पहले से प्लान बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। ये इसलिए किया जाता है कि ऐसा ना हो कि जो एक काम है वो 2 अलग अलग व्यक्तियों को दे दिया जाए। यदि आप ये ऑर्गेनाइजिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि एक काम है वो मैं एक व्यक्ति को दे दूं वही काम, और वही काम मैं दूसरे व्यक्ति को दे दूं, दोनों एम्प्लॉय मिलकर वही काम कर दें, तो मुझे ये ध्यान ही नहीं रहे कि मैंने ये काम इससे भी बोला था, ये काम मैंने इससे भी बोला था, दोनों को मैंने बोला था। तो यदि ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी तो ऐसा ही होगा। तो वही यहाँ पर बताया गया है, पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। Once work has been divided into a small and manageable activities, हमने सबसे पहले क्या करा? वर्क को डिविजिबल एक्टिविटीज में बांट दिया। पहला पार्ट वही था ना, बांट दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? उनकी ग्रुपिंग करेंगे। अब ऐसे ग्रुपिंग कैसे होती है? जैसे मैंने किसी को काम सौंपा है, वो
मेरे जिस एरिया में मैंने उसको काम सौंपा है, मैं ये चाह रही हूँ कि वो सिर्फ उसी एरिया का काम देखे, ऐसा नहीं है कि वो दूसरे एरिया का काम देखे। तो मैंने उस एरिया का अलग डिपार्टमेंट बना दिया कि इस एरिया का काम देखने के लिए ये डिपार्टमेंट है, दूसरे एरिया का काम देखने के लिए ये डिपार्टमेंट है, इस एरिया का काम देखने के लिए ये डिपार्टमेंट है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं क्राइटेरिया के बेसिस पे कि जिस तरीके का काम है उसे उस एरिया का काम दे देंगे। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट बनाने से ये होता है कि उस डिपार्टमेंट का सिर्फ उसी एरिया को देखने का काम होता है, वो दूसरे एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या होता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। देखो ये ज़रूरी है, जब हमने क्या करा, आइडेंटिफाई कर लिया वर्क को, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, अब नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाता है इसकी प्रोसेस का कि ड्यूटीज़ को असाइन करना। देखो जो व्यक्ति जिस चीज़ को काम करने में बेहतर है उसको वो ड्यूटीज सौंप देनी चाहिए ताकि वो उसी काम को अच्छा करे। जब हम अपॉइंट्स करते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू नीड उनकी स्पेशलाइजेशन देखकर ही उनको रिक्रूट करते हैं ना। अब हम उनको जब हमने रिक्रूट किया है और उनका जो काम है उसे छोड़ के हम दूसरा उन्हें कोई काम दे देंगे तो उस काम को अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो काम वो अच्छा से कर सकते हैं उसी काम की ड्यूटीज उन्हें असाइन करना चाहिए। यही इसका नेक्स्ट स्टेप है ताकि वो क्या करें, अच्छा परफॉर्म कर सकें और फर्म के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसकी। यहाँ पर हमने क्या करा, सबसे पहले आइडेंटिफाई वर्क करा, डिपार्टमेंटलाइजेशन किया, उसके बाद हमने क्या किया, असाइनिंग ड्यूटीज करी। अब हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस्टेब्लिश अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप करना है। यहाँ पर क्या होता है, एक हेड होता है और उस के जो बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं वो उसके अंडर काम करते हैं। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें किसे रिपोर्ट करना है, उनकी ड्यूटीज़ जो वो उनको काम सौंपा गया है उस काम के बारे में उन्हें किसे बताना है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है कि ये तुम्हारे हेड हैं, ये 5 लोगों की ग्रुपिंग की गई है और तुम्हें अपना जो रिपोर्टिंग देनी है वो इनको देनी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप करते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी हौच पौच वाली स्थिति नहीं रहे, प्रॉपर हायरार्की चलती रहे कि इस व्यक्ति को काम करने के बाद इसे रिपोर्ट करना है, इसको काम करने के बाद इसे रिपोर्ट करना है। तो ये सबसे इसकी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हमने प्रोसेस देख ली, प्रोसेस के बाद हमें ऑर्गेनाइजिंग की क्या देखना है, इंपॉर्टेंस देखना है। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जब भी किसी व्यक्ति या किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाता है तो उसकी डिग्री के, उसके अनुभव के आधार पर उसको अपॉइंट किया जाता है। अब जब वो अपॉइंट किया जाता है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग काम सौंपा जाना चाहिए। अब जब हम उसको उसी के अकॉर्डिंग काम सौंपते हैं तो वो काम को वो बार बार रिपीट करता है। तो बार बार रिपीट करने से क्या होता है, वो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा ये होता है ऑर्गेनाइजिंग से कि आप जिस व्यक्ति को बार बार रिपीटेटिव परफॉर्मेंस के कारण वो व्यक्ति उस चीज़ में एक्सपर्टाइज हो जाता है, तो यही उसका बेनिफिट फर्म को मिलता है। ठीक है ना। क्लैरिटी ऑफ द वर्किंग रिलेशनशिप, जैसा कि अभी हमने प्रोसेस में भी देखा कि यहाँ पर जो भी काम है उसके लिए एक हेड नियुक्त कर दिया जाता है कि ये 5 लोगों की ग्रुपिंग की गई है, ये जो भी काम करेंगे ये इस व्यक्ति को अपनी सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, ये आपका हेड रहेगा। तो यहाँ पर वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर होते हैं, पता रहता है हु इज़ रिपोर्ट टू हूम। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है ना, उन्हें पता होता है कि किसको उन्हें रिपोर्ट करना है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है इसमें नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका हमें प्रॉपर तरीके से यूज़ करना होता है। अब ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, पहले से ही सब चीज़ें डिसाइडेड रहती हैं, तो जितने भी मटेरियल्स हैं, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनका क्या होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक आप रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते तब तक आप वहाँ सक्सेस नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हर चीज़ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है। एडॉप्शन टू चेंज। देखो ये जो होती है ना ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस बहुत फ्लेक्सिबल होती है। ऐसा नहीं है कि जो पहले ऑर्गेनाइज कर लिया गया है, जो ऑर्गेनाइजिंग कर ली गई है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू नीड इसमें समय समय पर चेंजेस किया जा सकता है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है,
Effective administration. Organizing provide a clear description of job and relating duties. This is help to avoid कंडक्शन एंड डुप्लीकेशन। देखो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है बहुत इफेक्टिव होता है, पहले से ही हर चीज़ डिसाइडेड होती है, क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, पहले से प्री डिसाइडेड। यहाँ पर आपको पता होता है कि आपकी क्या अथॉरिटी है, आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये क्या होता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो बच्चों आज हमने पार्ट 1 में क्या समझ लिए, प्रोसेस एंड इम्पॉर्टेंस समझ लिए हैं किसके, ऑर्गेनाइजिंग के। इसके नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा।